हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री देखेंगे। क्लास 8 का हिस्ट्री देखेंगे। हम 6 7 की कंप्लीट कर चुके हैं, 8 की अब देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। देखो इसमें क्या है, तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है, अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। देखो जैसे अभी नॉर्मल सी कोई बात होती है तो हम बात करने लगते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बाद में ये हुआ, मतलब कोई भी चीज़ को लेके। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था? तो जेम्स रेनेल को। भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार था। भारत के प्रथम गवर्नर जो थे, भारत का प्रथम, पहले याद रखना ये भी पूछ लेता है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स के शासन में शुरुआत होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। लास्ट में कौन था वायसराय जब इंडिया आज़ाद हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन था। यह अवधियाँ कैसे तय करते हैं, यह हम मतलब कि अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड में के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 साल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखे थे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। देखो ये पूछ लेगा, मतलब भारत का इतिहास कितने कालखंडों में बटा था? तो 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों में। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करती हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर पर मतलब देखो, हम एक दौर पर खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे मतलब महत्वपूर्ण शब्द हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये अवधि जो है, ये अवधि जो है ना, ये अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व है? मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, मतलब मिल था, उसको लगता था कि जो एशियाई समाज सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, इसलिए वो मानता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता को के राह पे ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों, कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते थे। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता था। देखो औपनिवेशिक युग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपने शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को मतलब निपटाने के लिए राजस्व, मतलब क्या, कर जो होता है उस वैसे समझिए, उसने वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके में बदलाव हैं। जब एक देश पे दूसरे देश के दबदबे, इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस क्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे पेडागोजी का भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। मतलब ये लोग अभिलेखागार को कहाँ रखते थे? संग्रहालय वगैरह में, या फिर जैसे अभिलेखागार कोई बॉक्स वगैरह जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उस तरह से। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास और फैसलों के पता लगाया जाता था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे।
अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अगला हमारा जो है चैप्टर सेकंड, इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित होती है। कंपनी की जो है सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के नए बहुत बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु, देखो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी दिखाने लगे, मतलब कि जो उसने अलग अलग जगह पे सबको सूबेदार नियुक्त किया था, जैसे बंगाल वगैरह को हो गए, अवध वगैरह को, ये लोग क्या करने लगे? जमींदारी अपनी दिखाने लगे, खुद को राजा मानने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। क्या किया था उन्होंने? अपनी क्षेत्रीय रियासतें जो था उसको कायम कर लिया था। कंपनी का आगमन, देखो कंपनी का आगमन 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैप्टन हडसन, देखो कैप्टन हडसन जो था, ये मतलब कि बहादुर जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को ही अपना नेता मान लिया था। देखो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो कोई ऐसा मतलब कि नेता नहीं था जिसको ये लोग मान ले कि जो भारत की तरफ से नेतृत्व करे। तो ये लोग क्या किए थे? विद्रोह करके, और मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती अपना नेता घोषित कर दिया। फिर उसने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग हार गए तो इसको रंगून में भेज दिया गया और तुरंत मतलब दिल्ली से खिला। उसके बाद इन्होंने घोषणा किया कि अब 1857 के बाद से इन्होंने क्या किया कि अब कोई भी मुगल का शासन, मतलब यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा। वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यवसाय मतलब उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, देखो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर, अर्थात जिसको इजाजतनामा कहते हैं, उसको हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। यह इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक की कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वह सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। भारत की खोज, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। भारत की खोज जो था, यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाओं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार करने लगे थे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूत कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग जो थी वो बढ़ने लगी थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त जो थी मांग रहती थी, क्योंकि वो लोग जो था ना मीट वगैरह, मांस वगैरह खाते थे। वो ठंडा का इलाका रहता था, तो क्या करते थे, इसमें ये सब जो मसाले थे उसको लगा के रख देते थे। वो खराब नहीं होता था, काफ़ी टाइम तक चलता रहता था और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था। यूरोपीय कंपनियों ने के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। 17वीं और 18वीं सदी में एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी, माल लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से मतलब रोक, देखो मतलब जैसे कंपटीशन का भावना आ गया था, ये कि किसी को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। कंपनियों में भी ऐसे ही आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश, देखो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो 1951 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री के वेयर हाउस था जहां निर्मित होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। फैक्ट्री में जो वेयर हाउस था उसमें क्या होता था, वहां निर्मित होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। जब तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, 2 साल बाद उसने मुगल अफसर जो थे को रिश्वत तीनों गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव मतलब कालीकट था। देखो कालीकट था, इसको कालीकट कहते हैं, कालीकट था जो बाद में कलकत्ता बन गया। कालीकट जो था बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब कोलकाता कहा जाता है। फरमान, देखो फरमान देखते हैं। एक शाही आदेश होता है। फरमान जो होता है ना, एक शाही आदेश होता है। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। और फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है। व्यापार से युद्धों तक,
18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया था, मतलब कि टैक्स वगैरह या फिर रियासत नहीं देंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, किलेबंदी को बढ़ाने को से रोका, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। जब प्लासी का युद्ध हुआ, देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ याद रखना, 1756 में। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था ये बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। मतलब कि कंपनी ये चाहती थी कि सिराजुद्दौला ना रहे और कोई ऐसा इंसान बने वहां का नवाब जो कठपुतली हो, अंग्रेजों को जो वो कहें जैसे कहें वो ऐसे घूमे। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को मतलब नवाब बना दिया जाए, इन्होंने ऐसा ढूंढा। तो फिर जो ये था, जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों के बीच मतभेद के कारण 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला का हार एक बड़ा कारण था उसके सेनापति में जो था मीर जाफर। इसने मतलब क्या किया था ना, इसने ही मतलब अंग्रेजों से मिल लिया था। अंग्रेजों ने इसको बहका दिया कि हाँ हम तुम्हें राजा बना देंगे। और याद रखना प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी, क्योंकि तभी ये कंपनी पहली बार ही जीती थी। अब बक्सर का युद्ध आता है 1764 में। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम जाफर को बनाया गया। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम काफी परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर का युद्ध में उसको भी हराना पड़ा। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना, हमें मतलब कि हमको ही खुद नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत के दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। कंपनी के अफसर जो थे नवाब बन बैठे। कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का जवाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा मिला। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। 1743 में जब वो इंग्लैंड में 1743 जब था वो इंग्लैंड से मद्रास मतलब अब चेन्नई जो हो गया है आया था, तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। सिर्फ वो 18 साल का था। 1767 में वह जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत कितनी, देखो उसके पास कितना ज़्यादा दौलत हो गया, 401 102 पौंड के बराबर थी। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में कंपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब 1772 में उसने ब्रिटिश संसद में खुद उसे क्या हुआ, इतना भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ था तो अपनी सफाई के लिए मतलब सफाई देना। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत मतलब संदेह लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, 1774 में खुद आत्महत्या कर लिया था। उसने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। कंपनी का फैसला शासन। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। सहायक संधि देखो क्या होता है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे कंपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए और वह कंपनी को पैसा देती थी। टीपू सुल्तान देखो, शेरे मैसूर मतलब हैदर अली शासन। देखो हैदर अली का शासनकाल कब था, 1782 से लेकर 1799। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो थे, इनका भी 1782 से लेकर 1799 तक था। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और आधुनिक मदद से अपनी सेना आधुनिकीकरण किया।
सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज मतलब आग बबूला हो गया, उनको बुरा लगने लगा। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से लेकर 69 तक चला था ये, 1780 से लेकर 84 तक चला था, 1790 से लेकर 92 तक, और लास्ट में 1799 में और क्या हुआ था फिर उसके बाद टीपू सुल्तान की डेथ हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा कर श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वुडवियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। मराठों से लड़ाई 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली में देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। राज्यों की बागडोर सिंधिया, देखो कैसे बटा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा थे, मतलब सर्वोच्च मंत्री होते थे उस टाइम पे। अंतर्गत एक कन्फेडरेशरी, जिसको राजमंडल कहते हैं, राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था। महादीप सिंधिया जो थे और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे ये लोग। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला युद्ध सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। दूसरा अंग्रेज मराठा जो था 1803 में से चला था 1805 तक, कई मोर्चों पर लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, आगरा, दिल्ली कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा युद्ध जो है 1817 से लेकर 1819 तक चला था। अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से यहाँ पे कुचल दिया था। क्षेत्रीय विस्तार की जो थी आक्रामक नीति, वो लॉर्ड हेस्टिंग, देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब तक था, 1813 से लेकर 1823 तक था। ये गवर्नर जनरल तक इसका काम था। नेतृत्व में सर्वोच्च की एक नई नीति शुरुआत की गई। मतलब कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। उसके बाद किसकी बारी थी? पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल मतलब जो था उसको गलने नहीं दिया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, यानी मिला लिया अपने साम्राज्य में। विलय नीति, देखो क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लेगा विलय नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी जो था एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया, हड़प नीति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस मतलब कि वारिस नहीं है तो उनकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह थी, वो लोग बच्चों को गोद ली थी, तो मतलब कि अगर उनका खुद का बेटा नहीं होगा तो वो लोग उनका मतलब जो साम्राज्य वो हड़प ली जाएगी, तो उनकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासत थी, जैसे सतारा 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथों में चली गई। नए शासन की स्थापना, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटी हुई थी जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता, प्रेसिडेंसी या फिर प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। ये पूछ लेगा नॉर्मल क्वेश्चन, कौन 3 प्रेसिडेंसी थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी आप याद रखिएगा। न्याय व्यवस्था देखते हैं। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा था, मतलब 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में 2 प्रावधान किए गए थे, 2 अदालत, फौजदारी अदालत और दीवानी। उसमें सिर्फ फौजदारी दिया गया था, दीवानी नहीं दिया गया था, याद रखना 2 अदालत था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कंपनी की फौज देखते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। निष्कर्ष क्या देखो निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा जो है शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर हो गया। अगर वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा है। अब हम थर्ड चैप्टर देखते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी दीवान बन गई। कंपनी जो थी क्या हुई? तो वो दीवान बन गई। अब जब कब बनी? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया।
बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर इन्होंने क्या किया था, अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की आमदनी देखो, कंपनी की आमदनी कैसे होती थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भरी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उससे आकलन और वसूली कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। 5 साल के भीतर देखो, 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाती थी। खेती में सुधार की जरूरत देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। पहले तो याद रखना, कंपनी ने 1793 में क्या किया था, अस्थाई जो बंदोबस्त था उसको लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें बेहिसाब से राजाओं और तालुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। समस्या क्या आती थी, अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार अपनी सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के जमींदारों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन जाती थी। बहुत सारी जमींदारी को कंपनी बाकायदा नीलाम कर देती थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो पुश्तैनी जमीन से बेदखल उसको कर दिया जाता था। अब देखो, ये महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह गांव या गांव का एक समूह होती थी। एक नई व्यवस्था देखो, एक नई व्यवस्था देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या फिर ग्राम जिसको बोलते समूह महाल से वसूलने वाले राजस्व का हिसाब लगाया था। इसको क्या कहते थे, महालवारी बंदोबस्त, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी का अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था का महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया, महालवारी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू की गई जिसे रैयतवाड़ी के नाम से दिया गया। रीड और मुनरो को लगता था कि यह दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। और यूरोप के लिए फसलें 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी के अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया था। इसके बाद अन्य फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत जो है अभी जिसका नाम उत्तर प्रदेश है उस वहाँ पे गन्ना। भारतीय नील की मांग क्यों थी, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस टाइम पे क्या था, भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने लगे तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, इसलिए भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। और नील करने से जो कि खेती होती है ना वो बंजर हो जाती है। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था। और उनके पास क्या था, और उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई और मांग तेजी से बढ़ने लगी। बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना हो गया, देखो कितना जल्दी यहाँ पहुंच गया, 95% हो गया। बागान क्या होता था, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम करवाता था। काफी गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि। और गुलाम क्या होते हैं, देखो गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था। नील की खेती कैसे होती थी, नील की खेती जो है मुख्य तरीके से निज खेती की व्यवस्था। बागान खुद अपनी जमीन में नील खेती का उत्पादन जो है वो करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते या दूसरों की जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे।
मतलब इस तरह से नील की खेती होती थी। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध मतलब एक तरह से कह सकते हो सट्टा करते थे। कई बार ये गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर क्या करना पड़ता था, बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी काश्तकारों के ऊपर रहता था। बीघा क्या होता है, बीघा देखो देखते हैं। ये जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। नील विद्रोह क्या हुआ, 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील के, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह मतलब क्या फैला, रैयतों ने बागान मालिकों से को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के मतलब लाठीधारी गुंडों से डरेंगे, क्योंकि लोग मार मार के उस टाइम पे करवाते थे। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, हमारा है चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यहाँ से हम लोग देखते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दिक्कुओं का मतलब हो गया बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा था। और इनका बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। जनजाति समूह 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। झूम की खेती, देखो झूम की खेती क्या होता है, झूम की खेती घुमंती खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते। देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, घुमंती किसान किधर रहते थे, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते थे। शिकारी और संग्राहक, आदिवासी मुख्यतः शिकार मतलब पशुओं का शिकार करके अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। मतलब महुआ जो होता है उसमें जो है एक बीज उसका भी होता है, तो उससे तेल निकलता है। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली लकड़ी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बगाओं के लिए अपमान की बात थी। मतलब इनको लिए ये लोग कहते थे कि हम मजदूरी नहीं करेंगे। पशुपालन क्या था, बहुत सारी आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों के रेवड़ को लेकर यहाँ से जाते रहते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समाज गाय भैंस के झुंड जो थे उसको पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछता है, कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। कुल्लू के लोग गद्दी समुदाय के थे, वो लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल लोग जो थे बकरिया पालते थे। खेती कि अंग्रेजों को लगता था कि 19वीं सदी से पहले गोद और संथाल आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वाले लोगों को अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़े, देखो ये क्वेश्चन पूछता है। आदिवासी मुखियाओं के का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी पुलिस होती थी और जो जमीन और प्रबंध मतलब स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन से उनकी शक्तियां छीन गई। उनकी क्या हुई, शक्तियां देखो छीन गई। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। घुमंतु काश्तकार, ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ मतलब भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी जो था उसका यूज नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसलिए जमीन को माप कर लगान ये लोग तय करते थे। जितना जमीन होता था उस अकॉर्डिंग से ये लोग लगान लेते थे। वन कानून, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों को जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की बाग खेती करने और खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी।
स्लीपर, स्लीपर क्या है? देखो स्लीपर क्या है, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी उसको स्लीपर कहते थे। व्यापार समस्या, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पे क्या किया, इन्होंने जोर लगाने लगे। काम की तलाश, 19वीं सदी के आखिरी से ही जो चाय बागान फैलने लगे थे, खानदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। 1831 से लेकर 32 में कोल आदिवासी ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया इन्होंने। यह आंदोलन दो मायने में महत्वपूर्ण था। देखो याद रखना है, इनका जन्म, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारना था और मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध भी करना था। वैष्णव कौन होते थे? विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। पहला, इसने पहले औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लगाने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। ये मतलब बिरसा ने किया था। दूसरा, इसने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। तो ये इनके बारे में था। यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा 5वां चैप्टर है जब जनता बगावत करती है। तो 1857 और उसके बाद की बात होती है। अब यहाँ से हमारा देखो इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्ट्री में से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ज्योग्राफी से। देखो इसके बाद मैं 60 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब सेट कराऊंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद ज्योग्राफी की मैं 300 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पूछते हैं। कम से कम देखो 40 मार्क्स का हमारा कंटेंट होता है, तो उसमें से 15 नंबर का मैं ज्योग्राफी पूछ लेता है। 300 कराऊंगी, बाकी हमने फैक्ट करा दिया, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं 60 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां नई, इन नीतियों से राजा रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी सिपाही सब मतलब तरह तरह से सब पे मतलब अलग अलग तरह से असर पड़ा। जो नीतियां कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या मतलब उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उन लोगों को किस तरह मतलब विरोध किया करते थे। नवाबों की छिनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छिनने लगे थे। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक छीन लिए जाते थे। झांसी की रानी, देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा उन्होंने गोद लिया था उसको राजा मान ले, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय को के दत्त, देखो यहीं पे जब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दो दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उसके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। डलहौजी, देखो डलहौजी जो था ना, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध थी, मतलब इस तरह से भी, क्योंकि इसने गोद प्रथा को मना किया था। विलय नीति भी इसी का मतलब नाम है। इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों को उत्तराधिकारी नहीं होता तो वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्य रियासतों को 3 श्रेणियों में क्या किया था, इसने 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। युद्ध की नीति, युद्ध करके अपनी सीमाओं का विस्तार करना। कुप्रशासन, देखो कुप्रशासन का आरोप, राज्यों पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें अधिग्रस्त कर लेना। व्यक्त की नीति, उत्तराधिकारी ना होने पर राज्यों को अधिग्रहित करना। गवर्नर मतलब ये जो था लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत के मतलब शासन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो कंपनी ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, ये भी याद रखिएगा। किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदारी भारी भरकम लगान में कर वसूलने के सख्त तौर तरीके से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को क्या हुआ, ठेस पहुंचाया।
सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून। देखो उन्होंने क्या किया ना, जो सती प्रथा और विधवा विवाह जो था उसको कम करने के लिए इन्होंने कोशिश की, और जो मतलब बहुत अच्छा किया था। लेकिन 1857 की क्रांति में बहुत लोगों को ये सब भी नहीं पसंद आया था। लेकिन ये सती प्रथा वगैरह जो था ना, ये सब बंद हो गया तो बहुत सही हुआ। विधवा विवाह को मतलब बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अगर मतलब जिनके हस्बैंड मान लो कम एज में हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, फिर या तो उनको मतलब सती होना पड़ता था, या फिर समाज ही उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। और इन्होंने क्या किया था, अब देखो ये इनके अंदर बहुत कमी थी। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को इन्होंने जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खोलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। सैनिक विद्रोह। देखो सैनिक विद्रोह से भी क्वेश्चन आता है। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में इनको फांसी दे दिया गया था। सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें ये लोग क्या करते थे, गाय की चर्बी का यूज करते थे कारतूसों में। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर शुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। देखो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 अप्रैल 1857 की बात है। 10 मई, देखो 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों के आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्धों का ऐलान कर दिया। 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुख्य अंधेरी ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अब ये बादशाह से मिलना चाहते थे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्या कर दिया था, इन्होंने घोषित कर दिया था। बगावत फैलने लगी। हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ तक फैल गया। कानपुर, देखो कानपुर में स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब ने कानपुर के पास ये रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर में से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर लिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। देखो लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था, उनकी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भी देखो पूछेगा कहाँ पे कौन कर रहा था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। बिहार में देखो, बिहार में इंपॉर्टेंट, बिहार में कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी का पलटवार। देखो कंपनी का पलटवार क्या हुआ, 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मतलब मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहते थे। अंग्रेजों ने 1859 में आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों मतलब कि सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने कुछ अहम बदलाव किए। देखो यहाँ से ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। नॉर्मल सी बात है, 57 से लेकर 57 के बाद से 1858 से क्राउन मतलब कि क्राउन में चला गया था पूरा शासन। वहाँ की जो रानी थी वो संभालती थी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीयों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने की बजाय अब मतलब देखो अवध और बिहार, मध्य भारत मतलब यहाँ से सिपाहियों को नहीं भर्ती करेंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था विद्रोह, मेरठ से। अवध मतलब कि यूपी से। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो भर्ती करने के बजाय भी किसको करेंगे, गोरखा को करेंगे, सिखों को करेंगे, पठानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही में भर्ती करेंगे।
ये पूछता है क्वेश्चन, उल्टा सीधा दे देगा लगाने के लिए। मुसलमानों की जमीन पर संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज की सम्मान करेंगे। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा 6वां चैप्टर है देसी जनता को सभ्य बनाने, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज देसी समाज को सभ्य बनाना है, उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अच्छी प्रजा बनाने का लक्ष्य था। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता था। प्राच्यवादी क्या होता है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले लोग को प्राच्यवादी कहा जाता था। देखो ये सब याद रखना, प्राच्यवादी, भाषाविद, मतलब ये सब याद रखना। अंग्रेज शिक्षा किस तरह देखते थे? अंग्रेज मतलब शिक्षा को किस तरह? प्राच्यवाद की परंपरा। देखो सन 1783 में विलियम जोम्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। क्या थे? भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वो फ्रेंच, अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने अलावा फारसी भी सीख चुके थे। इसके अलावा संस्कृत, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन भी ये लोग कर चुके थे। हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व की प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, नेथोलियन और जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने क्या किया? शुरू किया। अब मदरसा को देखते हैं हम लोग। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। मतलब जहाँ पे सीखते हैं लोग, अरबी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मदरसा। उर्दू वगैरह पढ़ाई जाती है। यहाँ किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज, संस्थान हो सकता है। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, वह ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। देखो मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। पूरब की जघन्य जातियां देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी की शुरुआत से ही सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही थी। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च करना चाहिए। भारतीयों को पूर्वी साम्राज्य के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। मैकाले, देखो मैकाले 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा जो है अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्य और संस्कृति बदलने का रास्ता हो सकता है। कलकत्ता का मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज और प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। व्यवसाय के लिए शिक्षा, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी नियंत्रक मंडल चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए थे। इसको क्या कहा जाता है? देखो वुड्स का नीति पत्र भी कहा जाता है या वुड्स डिस्पैच भी के नाम से भी जाना जाता है। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यवहारिक आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होंगे। उनके मुताबिक मतलब यूरोपीय शिक्षा बी के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी और यूरोपीय जीवन शैली से उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा। 1854 में नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 में दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें डेढ़ी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने पाया था कि बंगाल और बिहार में मतलब 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। नई दिनचर्या, नए नियम 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का अध्ययन मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 1854 में कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था पर सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी की एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा का आधुनिकीकरण हो सकती है। भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध
कौन कौन थे? देखो, महात्मा गांधी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पूछता है, मैंने प्रीवियस ईयर में कराया था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी ने कहा था। अब औपनिवेशिक शिक्षा, महात्मा गांधी का कहना है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव से आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मतलब मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। देखो, अभी भी यही है, अभी भी यही है कि ना, मतलब जिनको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि मतलब अगला जो इंसान है उसके कंपेयर में उसको हिंदी आती है तो उसको कम पढ़ा लिखा माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो कम पढ़े लिखे हैं, बस आपको 4 अक्षर इंग्लिश का आना चाहिए तो आप, मतलब ये लोग सोचेंगे आपको बहुत आता है। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन अपनी इंग्लिश यहीं छोड़ के चले गए हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया। देखो, हाँ बिल्कुल, इसने लोगों पर प्रभाव डाला। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती और अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया जाता है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया जाता है। गांधी का तर्क था, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। टैगोर का शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, मतलब कि सभी बच्चों को स्कूल जाना बुरा लगता था। कोई भी बच्चे स्कूल जाना मतलब पसंद नहीं करते। अभी भी वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, मानो स्कूल में जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो सके, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर, बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील होना वो बच्चों को समझाते हो और उनके सुंदर उत्सुकता को जानने की चाह विकसित करने में मदद दे और रचनाशीलता। देखो, इन्होंने ये भी मतलब ये भी बोला था कि बच्चे खेल कर व्यायाम करके सीखते हैं। हमने ये BEd VTC में पढ़ा है। गांधी, बालक के दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास शिक्षा से ही संभव है। साक्षरता ये ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है। यह क्या है? केवल साधन। अब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, हमारा 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं, 200 साल पहले महिलाओं की जो हालत थी बहुत भिन्न थी। अभी देखो, उस टाइम पे महिलाएं जो थी ना, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना, जैसे सती प्रथा, और मतलब अगर वो विधवा हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम ही उम्र में कर दी जाती थी और कम एज में सबसे पहले उनको बाल विवाह वो बहुत झेलना पड़ता था। हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा होती थी और जो लड़कियाँ होती थी बहुत कम। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं, मतलब ऐसा भी था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। जाति, समाज में ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण खुद को उच्च जाति के मानते थे। क्षत्रिय, राजपूत को युद्ध और रक्षा करना था। वैश्य व्यापार और महाजनी से जुड़े थे। शूद्र काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे। जाति, शूद्र को अछूत माना जाता था। मंदिरों, प्रवेश, कुओं में पानी निकालने, घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मतलब विषय और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। सुधार, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं जो थी छप रही थी। ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी और पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों को पहुंच में भी थी। भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन, राजा राम मोहन राय यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1772 से 1833 तक ये इनका मतलब कार्यकाल था या फिर ये थे। एक सुधारक थे। वे संस्कृत, फारसी, अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नामक से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ये पूछ लेगा कौन सा संगठन। राजा राम मोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। मतलब कि देखो, समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके हैं उनसे छुटकारा पाना बहुत मतलब कि जरूरी है। इसलिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला इन्होंने दिया था। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया था। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1850। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था।
1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार लड़की 21 मतलब कि लड़की की जो एज थी 21 से 18 साल कर दी गई थी। परम मतलब देखो क्या किया गया था, लड़के की एज जो थी 21 और लड़की की 18 साल कर दी गई थी। परमहंस मंडली, जाति और समाज सुधार के लिए 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आता है। समानता और न्याय की मांग, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दी। घासीदास से भी क्वेश्चन आता है। सतनामी आंदोलन, चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया इन्होंने, मतलब चमड़े का जो काम करते थे उनको संगठित किया। सतनामी आंदोलन इन्होंने ही चलाया। हरिदास ठाकुर, चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। श्री नारायण गुरु, जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने मतलब कम करने का विरोध किया। ज्योतिराव फुले, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से थे। जाति आधारित समाज में फैले अन्याय मतलब के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। फुले के अनुसार ऊंची जाति, उनकी जमीन पर सत्ता कोई अधिकार नहीं, यह धरती यहाँ की देसी लोगों कथित निम्न जाति के लोगों की है। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। अम्बेडकर, बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। 1919 में भारत लौटे पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी लिखा। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, क्योंकि उस टाइम पे जो बहुत कम मतलब कि वो ऐसे निम्न जात के लोग थे, उनको मंदिर वगैरह जाना मना था, जाने नहीं देते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग जो थे। गैर ब्राह्मण आंदोलन, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू है। ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। ब्रह्मो समाज की स्थापना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। केशव चंद्र सेन के मुख्य नेताओं में से एक है। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषद में क्या करते थे, विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा बल के विरुद्ध करते थे। हेनरी डीरोजियो, ये भी क्वेश्चन आता है हेनरी डीरोजियो से। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। यंग बंगाल मूवमेंट, उनके विद्यार्थियों ने परंपरा रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। प्रार्थना समाज, देखो 1867 में बंबई में स्थापित किया गया प्रार्थना समाज जाति बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह को उन्मूलन के लिए प्रयास किए गया। प्रार्थना समाज महिलाओं को शिक्षा प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाए। उसकी धार्मिक बैठक में देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन भाग ले सकता है, तो उसकी धार्मिक बैठकों में बौद्ध, हिंदू, ईसाई ग्रंथ पर और सब लोग मिलकर विचार विमर्श करते थे। वेद समाज, मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला को शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास अनुष्ठानों की सख्त निंदा की है। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों के पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। रामकिशन मिशन और विवेकानंद, रामकिशन मिशन का नाम मतलब जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे, देखो रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका नाम कैसे पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जो थे उनके रामकृष्ण परमहंस उनके नाम पे रखा था। यह मिशन समाज के निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में, जिनका मूल नाम नरेंद्र दास था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल दिशाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में ये विश्व संसद में भाषण दिए थे। तो ये चैप्टर भी मतलब हमारा खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर है हमारा लास्ट 8वां राष्ट्रीय आंदोलन व संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर, यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए जो भारत में रहते हैं। संगठन 1870 से 1880 के दशकों में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना गहरी हो गई थी। इनमें ज़्यादातर संगठनों के बागडोर, वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि
के मतलब इस तरह के बहुत प्रमुख संगठन थे। संप्रभु, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, मतलब कि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। आर्म्स एक्ट जो था 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था, ये याद रखिएगा। वर्नाकुलर एक्ट, उसी साल वर्नाकुलर पेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को चुप कराया। इल्बर्ट बिल कब आया? देखो ये सीक्वेंस लगाने के लिए आता भी, मैं 60 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगी, आप उसमें देखना लगाने के लिए आएगा। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी बड़ा हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व्योमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बरुद्दीन तैयब जी अन्य प्राय मुंबई और कोलकाता के ही थे। ब्रिटिश अफसर AU ह्यूम, उभरता हुआ भारत कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादा जगह दिया जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दिया जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिया जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित किए जाए। निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना या फिर निरस्त भी बोल सकते, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक हम बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। परिवर्तनवादी उद्देश्य, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। तिलक देखो, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगी। लेकर रहूंगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम पे कर्जन जो था बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं को प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से ही देश भर गुस्से से एकदम उनके मन में आ गया। आमूल परिवर्तनवादी मतलब कि ये जो लोग थे कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो भी संघर्ष उपजा उससे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। 1909 में मुस्लिमों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। सूरत का अधिवेशन था 1907 में वाला। इस मतलब कि नरम और गरम पंथ में जो था लड़ाई हो गया था और टूट गया था। क्रांतिकारी ईश्वर समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करें। परिषद क्या होता है? प्रशासकीय सलाहकारी प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। राष्ट्रवाद का उदय क्या होता है? किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगी थी। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी देखो 1915 में आए हुए थे इंडिया में। महात्मा गांधी एक राजनेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करती थी। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। सबसे पहले 1916 में बिहार के चंपारण इलाके का इन्होंने दौरा किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाने का मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट यह कानून अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारी विरोध के बाद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस कानून को संतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गया। मार्शल लॉ
मार्शल लॉ क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना पुलिस न्यायालय की इजाजत के गोली निशाना बनाया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड हेडवर्ड डायर, या फिर आप इनका सीधे से नाम रखना जनरल डायर, बस इतना नाम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इनका नाम याद रखें, के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। कि सैकड़ों की बात है, पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई थी। नाइटहुड। ब्रिटिश राजरानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत असफलताओं जनसेवा के लिए दी जाने वाली नाइटहुड उपाधि। सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। खिलाफत आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान आलिफ ऑटोमन सम्राट पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अत्याचार के विरुद्ध अभियान चलाए गए। गांधी जी ने समर्थन किया। असहयोग आंदोलन। 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली और सरकारी पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लोग वापस लौटा रहे थे। विदेशी कपड़ों को होली में मतलब जलाई गई। घेरेबंदी। प्रदर्शन या विरोधी का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने से रोक लेती थी। महंत, सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कर्ता धर्ता। गैर कानूनी बेदखली क्या होता है? पटाईदार और उनके पट्टे से जबरन गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। 1922 से लेकर 1929 की घटनाएं देखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आ जाता है। 1922 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट मतलब गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। संगठन। हिंदुओं के संगठन स्वयं सेवक संघ। 1925 में RSS की स्थापना की गई। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। भगत सिंह भी सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन में सक्रिय थे। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साइमन कमीशन। साइमन देखो 1927 में इसका गठन हुआ, 1928 में भारत आया, फिर साइमन वापस जाओ, मतलब सबने इसका नारा लगाया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं, सबने नारा दिया साइमन गो बैक। दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। उस समय नमक कानून उत्पादन और बिक्री पर सरकार एकाधिकार होता था क्योंकि लोग नमक के कानून मतलब नमक पे भी टैक्स देते थे। और याद रखना 1930 में हुआ था ये। गांधी जी साबरमती से मतलब कितना दूर चले थे? 240 किलोमीटर दांडी तक। याद रखना साबरमती टू दांडी ये चले हुए थे। गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी जी लंदन गए, वहां वार्ता के बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरे गोलमेज अधिवेशन के दौरान 1931 में चुनाव के बाद इंग्लैंड में अनुसार दल का मंत्रिमंडल बना। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। इसमें 24 दिसंबर 1932 तक ये चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया था? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया और करो और मरो का नारा भी गांधी जी ने ही दिया था। मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर, वर्तमान जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पूर्वी क्षेत्रों पर वर्तमान बांग्लादेश के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की थी। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश देखो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा प्लीज़ वीडियो को।